हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी और आरओआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखकर मेरे द्वारा प्रीलिम बूस्टर सीरीज के माध्यम से आप सभी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट या कह सकते हैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स, एक ऐसा विषय जिसमें यहाँ पर देखे जाए तो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को लेकर काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय यहाँ पर तीनों ही लेवल पे आपको करंट अफेयर कवर करना है, जिसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के समसामयिक घटनाक्रम से भी आपको परिचित होना होगा और भारत के करंट अफेयर्स के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख घटनाक्रम है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करिए, डेली बेसिस पे यहाँ पर एक सेट जरूर लगाइए, जैसा हम कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स के विषय के साथ आप अच्छी तैयारी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने सेशन में क्या क्या यहाँ पे प्रमुख है करंट अफेयर्स की सीरीज में। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है कि भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे है निखिल कामत, बी है विक्रम सेठी, सी है रितेश पई और डी है अजय बांगा। तो ये आपको बताना है कि फोन पे ने अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का किसे सीईओ नियुक्त किया है, ए, बी, सी या डी में से। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करना है, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है, जल्दी से ऑप्शन टिक करने हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलते हैं। आंसर यहाँ पे देखिए आपका रितेश पई है, पहले का आंसर होगा आपका सी। क्यों है उनके संदर्भ में यहाँ पे थोड़ा सा मैं डेटा आपको बताता चलता हूँ। देखिए भारतीय जो फिनटेक दिग्गज फोन पे कंपनी है, जिसका सभी आप देखा जाए तो समय वर्तमान समय में आप विभिन्न प्रकार की पेमेंट के यूज करते हैं, ठीक है, सभी लोग करते होंगे इस समय। और फोन पे देखा जाए तो इसके रितेश जो पई हैं, इनको यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ यहाँ पे नियुक्त किया गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो यूके के फिनटेक जिसका नाम था टेरापे, ठीक है, टेरापे में ये आपको कार्यरत थे और फोनपे के देश भर में 500 मिलियन यहाँ पे रजिस्टर उपयोग करता है और करीब 37 मिलियन मर्चेंट का भी नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में यहाँ पर की गई थी। तो फोनपे से संबंधित इन घटनाक्रम को आपको ध्यान रखना है, ये सारे यहाँ पे टॉपिक आपको क्लियर रखने हैं। अगला आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता। ए है जॉन मुलैनी, बी है के पामर, सी है बाराक ओबामा या डी है कैरल बर्नेट। तो ये बताइए यहाँ पर एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसे दिया गया है, ए, बी, सी या डी में से किसे ये पुरस्कार यहाँ पे मिला है 75वें क्रिएटिव अवार्ड्स, क्योंकि काफी सारे पुरस्कारों को लेकर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जॉन मुलैनी, नोट करते चलिए, जॉन मुलैनी यहाँ पर आपको क्यों चर्चा का विषय बने हैं। तो इन्होंने जीता है 75वें क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार। ये पुरस्कार किस संदर्भ में दिया गया है, तो देखिए नेटफ्लिक्स में स्टैंड अप स्पेशल, जिसे हम बेबी जे के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर यह लिया गया था, जिसने नशीली दवाओं की लत और रिकवरी के साथ उनके संघर्ष को संबोधित करते हुए एक गहरा मोड़ ले लिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए था कि यह मुलैनी की तीसरी एमी जीत है, अर्थात ये पहली बार उन्होंने ये पुरस्कार नहीं जीता है, बल्कि ये कुल मिलाकर ये तीसरी बार वो जीत रहे हैं। इससे पहले स्टैंड अप विशेष के लिए वहां पर सैटरडे नाइट लाइव पर अपने लेखन के लिए भी उन्होंने पुरस्कार हासिल किए थे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए एआई कहां लागू किया है। ऑप्शन देखिए रामबाग, झूसी होना चाहिए, झूसी, प्रयागराज या लखनऊ। तो ये बताइए यहाँ पर माघ मेले के संदर्भ में एआई जो टेक्नोलॉजी का यूज कहां किया जा रहा है, ए, बी, सी या डी में से। देखा जाए माघ मेला आपको हर साल यूपी में लगने वाला एक जनवरी के माह में लगता है, जनवरी से फरवरी में एक मंथ का पूरा मेला है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखा आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज के संदर्भ में देखिए सबसे पहली बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, माघ मेला हो, महाकुंभ जैसी चीजें हैं, तो महाकुंभ 2025 में लगने वाला है यूपी में, वो भी ध्यान रखना है आपको, उसकी भी तैयारियां यहाँ पर आपको चल रही हैं। और दूसरा माघ मेला जो होता है वो आपको हर साल लगने वाला एक मेला है। तो भारतीय रेलवे ने प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों पर माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए यहाँ पर देखा जाए तो एआई लागू किया है, भीड़ नियंत्रण के लिए लागू किया है। यह निर्णय जो है रेलवे अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच एक समन्वय बैठक के दौरान लिया गया है। श्रद्धालुओं को करीब 14 होल्डिंग एरिया में यहाँ पर रोका जाएगा, जिनमें से देखा जाए 7 जो हैं प्रयागराज जंक्शन पे हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए स्टेशन भवन में शीर्ष एक नियंत्रण टावर जो है वो भक्तों की आवाजाही पर नियंत्रण रखेगा।
नजर रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसे हम ICCC के नाम से जानते हैं, से जुड़े कंट्रोल रूम से मंडल स्तर के अधिकारी जो हैं स्टेशनों का प्रबंध यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए एक बहुत बड़ी भीड़ देखा जाए इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलती है। करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं प्रयागराज, और इस दौरान किसी भी प्रकार की भगदड़ और अन्य प्रकार की यहाँ पे असामाजिक घटनाओं को रोकने के दौरान इस तरह की चीजें बेहतर हो सकती हैं, यानी कि तकनीकी का एक बेहतर प्रयोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? आमिर खान, श्री आर जगन्नाथ, रामनाथ कोविंद या डॉक्टर अनुपमा भटनागर? तो बताइए यहाँ पर IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? A, B, C या D में से? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसके देखिए आंसर है रामनाथ यहाँ पे कोविंद हैं, और रामनाथ कोविंद के साथ साथ इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं। देखिए भारतीय जनसंचार संस्थान, इसका फुल फॉर्म है IIMC का, ठीक है। इनका 55वां दीक्षांत समारोह था। मुख्य अतिथि रामनाथ कोविंद बनते हैं। आयोजन हुआ प्रगति मैदान पर भारत मंडपम में, देखा जाए तो ये आयोजित रहा। इसमें सभी 6 केंद्रों के 2021-22 के 2022-23 के बैच के छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री यहां पर आपको प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 65 विद्यार्थियों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया, और दीक्षांत समारोह में IIMC के अध्यक्ष थे श्री आर जगन्नाथ और महानिदेशक थे डॉक्टर अनुपमा भटनागर। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं। ऑप्शन देखिए, ए है मारियो डुप्लांटियर, बी है लुडोविक मैरिन, सी है जोसेफ कैरन या डी है गैब्रियल अटल? तो यहां पर A, B, C, D में इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है ये आपको बताना है, A, B, C या D? देखिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा गैब्रियल अटल। यहाँ पे अटल यहाँ पे इनका होगा, और इनके संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आपको फ्रांस के ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये इनकी उम्र देखा जाए तो मात्र 34 साल के हैं, और फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा है सबसे पहले खुले तौर पे समलैंगिक अधिकारी भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर अभी देखा जाए तो नियुक्त किए गए हैं जो कि समलैंगिक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले खुले तौर पे समलैंगिक अधिकारी हैं। इस पद को हासिल करने से पहले गैब्रियल अटल को देश के शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पर उन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के शहर में करीब 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करने की योजना बना रही है। ऑप्शन देख लिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद या प्रयागराज यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों में सौर छत का निर्माण कहां करने वाली है? A, B, C या D में से देखा जाए तो? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद? इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो आंसर है आपका वाराणसी। वाराणसी में देखा जाए तो लगातार कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखा जाता है टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को ध्यान में रखकर उसको बढ़ावा देने के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी में करीब 25,000 घरों में सौर छतों पर एक सौर ऊर्जा पैनल लगाने की काम यहाँ पर किया जाएगा। यह कदम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद यहाँ पर आया है, उनके कार्यालय की तरफ से ये निर्देश आया है, यानी कि PMO की तरफ से, जिसमें नरेंद्र मोदी ने लोकसभा क्षेत्र में हरित ऊर्जा वातावरण की कल्पना की गई है। इस पहल से यहाँ पर देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों को क्रमशः 150 और 75 करोड़ की सब्सिडी खर्च होने का यहाँ पे अनुमान है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में करीब 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम AI प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए AI ओडिसी पहल यहां पर शुरू की है? पहला ऑप्शन है A है एफले, B है गूगल, C है माइक्रोसॉफ्ट या D है किल्टन। तो A, B, C या D, इसका यहां पे राइट आंसर क्या होगा? AI ओडिसी ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एफले, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर किल्टन के द्वारा? चलिए यहां पे इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहां पे है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। देखिए यहां पे AI जो ओडिसी है ये कार्यक्रम जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है,
संबंधित किससे है? इसके माध्यम से भारत में करीब 1 लाख डेवलपर्स को यहाँ पर नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्रौद्योगिकी के बारे में, उनसे संबंधित उपकरणों के बारे में यहाँ पर उन्हें कुशल बनाया जाएगा, स्किल बनाया जाएगा। कार्यक्रम का जो प्राथमिक लक्ष्य होगा, व्यावसायिक उद्देश्यों और परिणामों के अनुरूप यहाँ पे प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके महत्वपूर्ण परियोजनाओं को यहाँ पे निष्पादित करना, साथ ही कौशल प्राप्त और उनको प्रदर्शित करना, किस तरीके से डेवलपर्स जो होंगे उसमें यहाँ पर इन योजना के चीज़ों में अपने योगदान कैसे कर सकते हैं। तो एआई ओडीसी ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की पहल है। अगला यहाँ पे देखिए, कैंडी में नए आईआईटी मद्रास परिषद की स्थापना में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? शिक्षा एक देखा जाए तो ए है कि वो शिक्षा मंत्री हैं, बी है मुख्य शैक्षणिक अधिकारी हैं, सी हैं आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं, या डी हैं वित्त मंत्री हैं। तो ए बी सी डी में देखा जाए आईआईटी मद्रास परिषद की स्थापना श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए बी सी या डी में से क्या इसमें से सही है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे वित्त मंत्री के रूप में यहाँ पर वर्तमान समय में कार्यरत रानिल विक्रमसिंघे के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा सा जानते हैं आईआईटी मद्रास से संदर्भित इस न्यूज़ में। देखिए, श्रीलंका के कैंडी में नए आईआईटी मद्रास कैंपस की स्थापना बजट 2024 का यहाँ पर हिस्सा है। इस पहल का जो प्रस्ताव है श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया था। यह बजट में वित्तीय विचारों के एकीकृत करते हुए भारत और श्रीलंका के बीच एक तरीके के शैक्षिक सहयोग के रणनीतिक महत्व पर जोर देता है। बजट जो है यहाँ पर आपको वित्त मंत्री के रूप में उनकी भूमिका, नए परिषद की स्थापना, समर्थन, वित्त पोषण के लिए श्रीलंकाई सरकार की ओर से प्रतिबद्धता यहाँ पर रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला? ऑप्शन देखें, अरुणा नायर, हरदीप सिंह, स्वाति शर्मा या अरुण कुमार। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, कौन बना है रेलवे बोर्ड का नया सचिव? ए बी सी या डी? अरुणा नायर, हरदीप सिंह, स्वाति शर्मा या अरुण कुमार? चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे बन गए हैं, उसका उत्तर है अरुणा नायर। भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आईआरपीएस, इसके अधिकारी जो हैं अरुणा नायर हैं और हाल ही में इन्होंने जो रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में यहाँ पे कार्यभार संभाला है। उन्होंने 6 जनवरी 2023 से अपना पद यहाँ पर संभाला। अपनी नई भूमिका से पहले उन्होंने मई 2023 से पहले रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे। फरवरी से मई 2023 तक रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक के रूप में भी इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है। अगला देखिए, ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? ए है जयपुर, बी है गुवाहाटी, सी है पटना या डी है वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा? ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, गुवाहाटी, पटना या वाराणसी? ए बी सी या डी में से? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है गुवाहाटी, ठीक है। असम के देखा जाए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया है। असम सरकार के सहयोग से देखा जाए तो करीब 8 पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्यों को इसमें शामिल करते हुए 9 से 10 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। 2014 से लेकर के 2024 के दौरान DARPG द्वारा 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन का यह आयोजन इस तरीके से किया जा गया है। अगला देखिए, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 यहां पे प्राप्त हुआ है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह? तो यहां पर यह बताना है अभी हाल ही में किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ए बी सी या डी में से? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह? इसका आंसर आइए देखते हैं। आंसर इसका मोहम्मद शमी। देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तेज गेंदबाज यहां पर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार यहां पर 2023 से सम्मानित किया गया है। इस समय 33 साल के हैं शमी और वनडे विश्व कप में यहां पर उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा। भारत जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से यहां पर हार जाता है और देखा जाए शुरुआत में इस सूची में उनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में यहां पर नाम भेजा गया और शमी को देखा जाए तो यहां पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला पुरस्कार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? ठीक है, ऑप्शन देखें, ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है आसाम, सी है मेघालय, डी है मणिपुर।
कौन सा? कॉलेज फगथांसी मिशन किस राज्य के द्वारा यहां पे शुरू किया गया है? ए बी सी डी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या मणिपुर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है यहां पे उत्तर, यानी कि मणिपुर में है। यहां पे मणिपुर में देखा जाए तो इस समय आपके मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। बिष्णुपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने देखा जाए तो मोइरंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की है। और कुल मिलाकर देखा है इसमें 24 कॉलेजों को इस मिशन के तहत लिया गया है और प्रत्येक महाविद्यालय पर करीब यहाँ पर देखा जाए तो करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो इस तरीके से कॉलेजों को शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शुरू की गई व्यवस्था है मणिपुर की ये योजना कॉलेज फगथांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य यानी कि संचालन में व्यवसाय विकास की भूमिका किसने संभाली है? ए रमेश सिंह, बी विनीत कुमार, सी सीमा कुमार, डी है सुनीता शर्मा। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेलवे बोर्ड के सदस्य की भूमिका किसने यहां पे संभाली है? रमेश सिंह, विनीत कुमार, सीमा कुमार या सुनीता शर्मा? ए बी सी या डी? चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर है यहाँ पर है सीमा कुमार। भारतीय रेलवे यातायात सेवा जिसे हम IRTS अधिकारी सुश्री सीमा कुमार ने हाल ही में 5/1/2024 को रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली है। अपनी वर्तमान जो भूमिका है इससे पहले वह रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में पर्यटन और खान पान का पद संभाल चुकी हैं और उनके पास अतिरिक्त सदस्य यातायात, अतिरिक्त सदस्य विपणन और व्यवसाय विकास और IRTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी यहां पर पहले से थी। तो यहां पर एक नया पद इनके द्वारा संभाला गया है। अगला, चंबुली महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार या असम? तो ये बताइए ये चदुम्बी महोत्सव ABCD में कहां आयोजित किया गया है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, A, B, C या D में से चदुम्बी महोत्सव किस राज्य का है? चलिए देखते हैं। देखिए चदुम्बी महोत्सव जो है वो है आसाम का। ये मनाया किस संदर्भ में जाता है, इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पे देखिए चदुम्बी झील के किनारे मनाया जाता है आपका चदुम्बी महोत्सव। यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के पहले दिन चदुम्बी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चदुम्बी महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है असम के जैव विविधता हॉटस्पॉट इको टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो ये ध्यान रखिएगा, नए साल में 5 दिनों का चलने वाला चदुम्बी झील के किनारे चदुम्बी महोत्सव असम का है और इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ए है स्वच्छ भारत अभियान, बी है स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना, सी है स्वच्छ मंदिर अभियान और डी है स्वच्छ भारत पहल। तो तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? योजनागत चीजें क्या है? A, B, C या D में से इसका राइट आंसर क्या है? चलिए सभी लोग बताएं A, B, C, D में इसका राइट आंसर क्या है? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है स्वच्छ मंदिर अभियान, क्योंकि यहाँ पे तीर्थ स्थलों से रिलेटेड है। तो देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर स्वच्छ मंदिर अभियान के माध्यम से तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता पर केंद्रित यहाँ पे अभियान चलाया है और एक राष्ट्रव्यापी ये पहल है। लॉन्च इसे किया गया 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के आगामी अभिषेक से पहले किया गया है। पीएम मोदी ने अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य के साथ भारतीय नागरिकों से इस अभियान में शामिल होने का भी यहाँ पर आह्वान किया है। तो इस तरीके से लगातार सिटीज़ को बेहतर स्वच्छ सिटीज़ के स्वच्छ भारत के अभियान के साथ साथ मंदिरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए की गई पहल है ये स्वच्छ मंदिर अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल जुलाई में यूनेस्को की किस विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा करेगा? ठीक है, जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जानी है? ऑप्शन देखिए भारत, नेपाल, जापान, फ्रांस। तो ABCD कौन करने वाला है जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता? ABCD भारत, नेपाल, जापान या फ्रांस? तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है यहां पर है भारत।
यूनेस्को की विश्व धरोहर जो समिति है, इसकी अध्यक्षता और मेजबानी यहाँ पर भारत करने वाला है और ये ऐसा पहला मौका है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा पहला मौका है भारत जब इसकी मेजबानी और अध्यक्षता दोनों करने जा रहा है। भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यूनेस्को की एक समिति है जिसे 19वें इसके सत्र और 46वां जो सत्र है भारत में नई दिल्ली में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक यहाँ पर देखा है, यानी कि 10 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसका आयोजन किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ए है अर्जुन पुरस्कार, बी है राजीव गांधी पुरस्कार, सी है खेल रत्न पुरस्कार और डी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अर्जुन, राजीव गांधी, खेल रत्न या द्रोणाचार्य? ए, बी, सी या डी में से? चलिए, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को यहाँ पर उनके खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सबसे प्रतिष्ठित खेल सम्मान यहाँ पर माना जाता है। उसी समारोह में 25 अन्य खिलाड़ियों को, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी शामिल थे, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। पुरस्कार जो है दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया और दोनों ही देखे हैं ये शटलर हैं, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, चिराग शेट्टी और साई सात्विक राज रंकी रेड्डी। ये भारतीय खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। ये देखे बैडमिंटन में यहाँ पर पहले नंबर पे हैं जोड़ी के तौर पर। अगला देखिए, मोदी एंड एडजॉइनिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? ए, साइमन और शूस्टर, बी है हार्पर कॉलिंस प्रकाशन, सी है पेंटागन प्रेस, डी है पेंगुइन रैंडम हाउस। तो ये बताइए, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए, बी, सी या डी में से? चलिए आइए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर है पेंटागन प्रेस है, ठीक है। क्या लिखती है, क्या है पुस्तक के संदर्भ में? सबसे पहले देखिए यहाँ पे भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक यहाँ पे लॉन्च की है। ये पुस्तक जो है पर्यावरण स्थिरता की दिशा में भारत की जो पहल है उसकी विस्तृत जांच यहाँ पर प्रदान करती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से पेंटागन प्रेस के द्वारा ये पुस्तक यहाँ पे प्रकाशित की गई है, जिसमें विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि भी यहाँ पर आपको शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पीएसीएस पर राष्ट्रीय यहां पर मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करने वाला है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, दो ऑप्शन हो गए हैं, तो अमित शाह यहाँ पे, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि पीएस के संदर्भ में इसकी अध्यक्षता जो राष्ट्रीय स्तर पर होंगी है, राष्ट्रीय मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? ए, बी, सी या डी में से? यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं अमित शाह, ठीक है। वर्तमान समय में देखे जाए अमित शाह जो है गृह मंत्री के साथ साथ देखा जाए तो आपको सहकारिता मंत्री भी हैं और नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की राष्ट्रीय जो पीएसीएस मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता इनके द्वारा की जाएगी। पीएसीएस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने की भी देखा जाए तो अनुमति दी गई है। पीएमबीजेके खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में करीब 50 से 90% कम कीमत पर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण यहां पर जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है? ए है हरप्रीत चंडी, बी है हरदीपा कौर, सी है कैरोलीन कोटे और डी है प्रीतिंदर कौर। तो ए, बी, सी, डी ये कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम पर है? ए, बी, सी या डी में से? सभी लोग जल्दी से आंसर दें। चलिए यहां पे बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हरप्रीत चंडी, ठीक है। ब्रिटिश सिख सेना की चिकित्सक हैं हरप्रीत चंडी, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। कथित तौर पर देखा है 31 दिन 13 घंटे और 19 मिनट
में इन्होंने 1130 किलोमीटर की दूरी तय करके अंटार्कटिका में अकेले स्की करने वाली सबसे तेज महिला यहां पर बन गई हैं। यह दावा एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा सत्यापित हो जाने पर यह कनाडाई कैरोलिन कोटे द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड्स को एक दिन 14 घंटे 34 मिनट से यहां पर हरा सकती हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपको एक बेहतर स्थिति यहां पर इनके द्वारा प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? सिडनी, दिल्ली, न्यूयॉर्क या गोवा? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहां होने वाला है? ए, बी, सी या डी? सिडनी, दिल्ली, न्यूयॉर्क या गोवा? चलिए आइए इसका आंसर यहां पे देखते हैं। आंसर इसका गोवा, ठीक है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा 13 जनवरी तक। देखा जाए तो यहाँ पे समावेशिता और सशक्तिकरण के अपने जीवंत उत्सव का यहाँ पे प्रदर्शन इसके माध्यम से किया जाएगा। यह कार्यक्रम जो है गोवा के विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय के द्वारा समाज कल्याण निदेशक के सहयोग से यहाँ पर आप निदेशालय के सहयोग के हिसाब से यहाँ पर आपको आयोजित किया जाएगा। इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग का भी समर्थन यहाँ पर प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो है गोवा में आयोजित होगा और विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में यहाँ पर इसे आयोजित किया जा रहा है। अगला देखिए, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक के चौथे महासचिव कौन है? ए है शबाना फैयाज, बी है तेंजिंग लेकपेल, सी है इंद्रमणि पांडे या डी है उनेसिमुस मोविस? तो यहां पर यह बताना है आपको बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग यानी कि बिम्स्टेक के चौथे महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, बी, सी या डी में से? सभी लोग बताएं बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक के संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी भी रखनी यहाँ पे जरूरी है इन पहलुओं को लेकर के। आइए यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा आपका इंद्रमणि पांडे। ये वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं और राजदूत जो हैं इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के चौथे महासचिव की यहाँ पर भूमिका निभाएंगे। पांडे ने भूटान के तेंजिंग लेकपेल के स्थान पर बिम्स्टेक की यहाँ पर ये कमान संभालने जा रहे हैं। महासचिव के रूप में उनका कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा और पांडे ने बिम्स्टेक नेताओं के द्वारा सहमत सहयोग के 7 स्तंभों के ढांचे के भीतर बिम्स्टेक के सदस्यों के बीच सहयोग और विकसित करने पर गहरा वादे भी यहां पर आपको किए हैं। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? गुवाहाटी, मुंबई, जयपुर या नई दिल्ली? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? ए, बी, सी या डी में से? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका गुवाहाटी, ठीक है। असम के देखा जाए राज्यपाल जो है इस समय श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सम्मेलन का यहां पर उद्घाटन करने हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग असम सरकार के सहयोग से सम्मेलन का यहां पे आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री के सुशासन के दृष्टिकोण को यहां पर क्रियान्वित करना और प्रशासनगत पहलुओं को यहां पर ई गवर्नेंस के तहत यहां पर संचालित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तीसरे कार्यकाल, छठे कार्यकाल, पांचवें कार्यकाल या चौथे कार्यकाल? ए, बी, सी, डी? यहां पे बताइए। तो 2024 में बांग्लादेश में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें फिर से देखा जाए तो एक बार शेख हसीना की यहां पर जीत हुई है, फिर से वो प्रधानमंत्री बन रही हैं, लेकिन ये उनका कौन सा कार्यकाल होगा? ए, बी, सी या डी में से? तीसरा, छठा, पांचवा या चौथा? तो आइए देखें यहां पर इनका ये कुल मिलाकर 5वां कार्यकाल होने जा रहा है। 2024 के बांग्लादेश चुनाव में जिस तरह से इन्होंने जीत यहां पर हासिल की है, इससे पहले 2009, 2014, 2018 के आम चुनाव में यहां पर निर्वाचित होने के बाद इनका ये लगातार यहाँ पे 5वां नहीं होगा बल्कि चौथा कार्यकाल है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिकॉर्ड यहाँ पे 5वीं बार लगातार कार्यकाल ये हासिल किया है। उनकी आवामी लीग पार्टी ने छिटपुट हिंसा मुख्य विपक्षी यानी कि बीएनपी उनके सहयोगियों के बहिष्कार के कारण यहाँ पे आम चुनाव में 2/3 यहाँ पर सीटों पर जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा पुरस्कार दिया गया है?
ए बॉर्बी, बी ओपेनहाइमर, सी सक्सेशन या डी पुअर थिंग्स। ए बी सी डी। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की बेस्ट पिक्चर यानी कि ड्रामा में यहाँ पर किसे प्रोवाइड किया गया? ए बी सी डी किसे दिया गया? बार्बी या फिर ओपेनहाइमर, सक्सेशन या पुअर थिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओपेनहाइमर ने यहाँ पर इस साल ये पुरस्कार जीता है। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जो है ये इसकी घोषणा की गई 8 जनवरी 2024 को। पुरस्कार समारोह में विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन शो के विभिन्न श्रेणियों में मान्यता यहाँ पर दी गई है, उसको सम्मानित यहाँ पर किया जाता है। पुरस्कार लगभग 300 मनोरंजन पत्रकारों के वोटों पर यहाँ पर आधारित है, जो कि एक नवगठित संघ का हिस्सा है। जिन फिल्मों को प्रमुख नामांकन और पुरस्कार मिले हैं उनमें बार्बी हैं, पुअर थिंग्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, ओपेनहाइमर इत्यादि आपको शामिल हैं, जिन्हें कई अलग श्रेणियों में आपको पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या रखा गया है? पहला है ए है ऑप्शन MV JCR, बी है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, सी है MV वॉसली गोलोविन या डी है RSV न्यूनिया। तो यहां पर ये बताना है A, B, C या D में से यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? A, B, C या D में से? चलिए ये देखते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है MV वॉसली गोलोविन। देखिए MV वॉसली गोलोविन अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए यहाँ पर एक चार्टर अभियान पोत है। 23 दिसंबर 2023 को केप टाउन से ये शुरू हुआ अभियान। भारत में देखा इसमें 21 सदस्य हैं, बांग्लादेश से 1 हैं, मॉरिशस से 2 सदस्य यहाँ पर देखा जाए शामिल हैं। पूरी टीम का जो नेतृत्व करेंगे वो NCPOR के अंटार्कटिका ऑपरेशन ग्रुप के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश रे के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और यात्रा की निगरानी व्लादिवोस्टॉक के फेस्को के द्वारा 42 चालक दल के सदस्यों के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? आर्टेमिस लैंडर, वोयाजर लैंडर, नोवा सी लैंडर या पेरेग्रीन लैंडर? तो यहां पर बताना है 2024 के चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लैंडर का नाम क्या है? A, B, C या D में से? आर्टेमिस, वोयाजर, नोवा सी या पेरेग्रीन? देखिए इसका आंसर है पेरेग्रीन लैंडर। ठीक है, इस चंद्र लैंडर को पिट्सबर्ग स्थित कंपनी के द्वारा यहां पर बनाया गया है और एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने 50 से अधिक वर्षों में पहला अमेरिकी चंद्र लैंडर लॉन्च किया है जिसका नाम है पेरेग्रीन। इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी बनना है और पिट्सबर्ग स्थित कंपनी का लैंडर जो है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के नए वल्कन रॉकेट पर सवार था और इसके फरवरी में चंद्रमा पर उतरने की यहां पर उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पर राष्ट्रीय PACS मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? आई थिंक हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर अमित शाह इसमें होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले ही देख लिया। अगला भी देखते हैं, NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? A, जगदीप धनखड़, B, S, जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी या फिर D है राजनाथ सिंह? तो A, B, C, D में इसका राइट आंसर क्या होगा? NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? A, B, C या D में से? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर होगा आपका जगदीप धनखड़। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं फिलहाल जगदीप धनखड़ और दिल्ली कैंट में देखा जाए तो NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का यहाँ पर इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है और NCC कैडेट युवाओं की गतिशीलता का एक तरीके से हमेशा से प्रतीक रहा है, संगठन के स्थापित अनुशासन को दर्शाती है और आगामी जो गणतंत्र दिवस के दौरान महिला कैडेट 2 महिला बैंड के साथ 2 विशिष्ट टुकड़ियों को कर्तव्य पर यहाँ पर देखा है तो ये मार्च भी करने वाले हैं। अगले देखिए, काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल? तो ये बताइए काला नुनिया चावल को GI टैग जो दिया गया वो किस राज्य से संबंधित है? A, B, C या D? कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल?
चलिए आइए देखते हैं। देखिए कालिया नुनिया जो चावल है ये आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। राष्ट्रीय जीआई ट्रैग मिशन के तहत एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में शहद, काली नुनिया चावल, तंगेल, गोरोड, कादियाल साड़ियों के भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के वन विकास निगम लिमिटेड ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की जब उन्होंने पुणे स्थित इकाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद सुंदरबन शहद के लिए एक विशेष जीआई टैग यहाँ पे हासिल किया है। मौली समुदाय सुंदरबन जंगल में इस मूल्यवान शहद का संग्रह करता है, जिसके बाद WBF-DCL इसे यहाँ पर आपको प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? ए कॉक्स बाजार बीच, बी है मरीना बीच, सी है घोघला बीच और डी है मरीन ड्राइव। तो ये बताइए बीच गेम्स का आयोजन कहां किया गया है, ए, बी, सी या डी में से? कॉक्स बाजार, मरीना बीच, घोघला बीच या मरीन ड्राइव। आइए यहां पर इसका उत्तर देखते हैं। इसका आंसर है यहाँ पे घोघला बीच। कहां पड़ता है इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसे नाम जो गेम आयोजन है उसका नाम है बीच गेम्स। इस अवसर पर उन्होंने इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीच गेम्स को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने दीव के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम भी शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक 45 लाख युवाओं ने अपना नाम यहाँ पे रजिस्टर कराया है। अगला देखते हैं, किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आद्यभूमि शहरों के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली है, मान्यता के लिए नामांकित या किया गया है? इंदौर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय आद्यभूमि शहर के रूप में यहाँ पर नामांकित किया गया है? इंदौर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ए, बी, सी या डी में से इसका आंसर क्या होगा? चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इंदौर। देखिए इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित यहाँ पे 3 भारतीय शहर इंदौर, भोपाल और उदयपुर हैं, ठीक है। एक नहीं है, 3 है। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। नामांकन नगरपालिका सहयोग से यहाँ पे राज्यों के आद्यभूमि अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रस्तुत किए गए थे। 2015 में देखा जाए तो COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन के द्वारा अनुमोदित वेटलैंड सिटी प्रत्यायन प्रणाली का उद्देश्य शहरी वेटलैंड्स के संरक्षण और बुनियादी उपयोग को यहाँ पर बढ़ावा देना है। पर्यावरण मंत्री के द्वारा यहाँ पर देखा है भूपेंद्र यादव ने कहा है कि यह मान्यता आर्द्रभूमि को महत्व देने वाले शहरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एक तरीके से प्रदान करता है। तो 3 सिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका इंदौर, दूसरा भोपाल और तीसरा यहाँ पर उदयपुर है, जिसे यहाँ पर नामांकन मिला है इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग यहाँ पर मिला है? केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो बताइए ये कादियाल साड़ियां कहां की हैं? ए, बी, सी या डी में से? केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। चलिए आइए इसका आंसर यहां पे देखते हैं। इसका आंसर यहां पे पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय GI ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग यहां पे प्रदान किया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को GI टैग इसमें प्रदान किया गया है, जिसमें हमने अभी कुछ देखा, जैसे कि सुंदरबन शहद है, जलपाईगुड़ी जिले में काला नुनिया चावल है और तंगेल है, साथ ही गोरोड है। ये सारे के सारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से पश्चिम बंगाल में से कौन सा GI टैग है जो नहीं मिला, उसमें 3-4 ऑप्शन पश्चिम बंगाल के दे दें, एक उसमें से ना हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हैं। यहाँ पे देखिए सुंदरबन शहद के लिए यहाँ पर विशेष GI टैग के लिए भी यहाँ पर आवेदन किया था, जो यहाँ पर उन्हें मिल गया है। अगला देखते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICGS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष यहाँ पे प्रथम पर है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यहां पर उत्तर प्रदेश।
देखिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसे हम ICJS प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर दर्ज प्रविष्टियों के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष जो है प्रथम स्थान पर रहा। ICJS प्लेटफॉर्म की जो संकल्पना है ये सुप्रीम कोर्ट की ई समिति के द्वारा यहाँ पर की गई थी और गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो इसे कार्यान्वित किया जाता है। यह देश भर में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न हिस्सों के बीच एक तरीके के डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को यहाँ पर आपको सक्षम बनाता है और उत्तर प्रदेश लगातार यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उपलब्ध करा रहा है, एक बेहतर यहाँ पर स्थिति में है। लगातार ये तीसरे वर्ष यहाँ पर ये उन्हें पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? ठीक है, ए है विराट कोहली, बी है लियोनेल मेसी, सी है नोवाक जोकोविच और डी है लेब्रन जेम्स। तो ए, बी, सी या डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ये देखते हैं इसका आंसर। देखा जाए तो विराट कोहली हैं और भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, जिन्हें आप सब जानते हैं। 2023 में देखा जाए तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर यहाँ पर इन्हें चुना गया है। इन्होंने अंतिम जो चरण में देखा है तो फुटबॉलर लियोनेल मेसी को यहाँ पर हराया। इसमें देखा है 78% यहाँ पर वोट जो है कोहली को मिले हैं और सिर्फ 22% जो वोट मिले थे वो मेसी को मिले थे। इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो इनके 35 मिलियन से अधिक यहाँ पे फॉलोवर हैं और ऑनलाइन समुदाय प्यूबर्टी ने अपने सहायक चैनल स्पोर्ट्स इत्यादि के माध्यम से यहाँ पर ये ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया था, जिसे यहाँ पर विराट कोहली जीत गए हैं। अगले यहाँ पे देखते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है पी संतोष, बी है नटराजन सुंदर, सी है अजय कपूर और डी है किशन कुमार। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए, बी, सी या डी में से जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है पी संतोष। देखा जाए तो ये केनरा बैंक के महाप्रबंधक पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने नटराजन सुंदर का यहां पर स्थान लिया है और हाल ही में देखा जाए तो इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। केनरा बैंक देखा जाए तो 10% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ NARCL का प्रायोजक बैंक है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक NARCL के प्रमुख शेयरधारक हैं। NARCL एक सरकारी यूनिट है जिसकी स्थापना देखा है तो 2021 में की गई थी। नेक्स्ट, अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? ए है हिंडनबर्ग रिसर्च, बी है मुकेश अंबानी, सी है गौतम अडानी, डी है सावित्री जिंदल। तो बताइए यहाँ पर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? ए, बी, सी या डी में से? हिंडनबर्ग, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, सभी जानते हैं आपको गौतम अडानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अडानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं यहाँ पर गौतम अडानी। ये सबसे अमीर भारतीय जो हैं का इन्होंने स्थान एक बार फिर से प्राप्त कर लिया है। अब वह भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में देखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला यहाँ पर सुनाया था। अडानी कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि जो हुई है जिससे उनकी संपत्ति में यहाँ पर लगातार इजाफा हुआ है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो अडानी के पक्ष में जाता है और इसके कारण यहाँ पर उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला। 5 जनवरी तक देखा है गौतम अडानी की कुल संपत्ति $27.6 बिलियन रही, जबकि मुकेश अंबानी की $97 बिलियन की यहाँ पर कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग के वैश्विक अरबपति सूचकांक में वे 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो हो गया। आज के सेशन में हमने यहाँ पे काफी सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखा, स्टडी किया, उसका रिवीजन कर लिया है। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम लगातार यहाँ पर आपके साथ आते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और नई जानकारियाँ यहाँ पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। आपको बस लगातार यहाँ पर चैनल को फॉलो करना है, वीडियोस को यहाँ पर देखना है, प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी करती है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।